Hello, students. You are all welcome to today's class. We are going to start a new part, part third, जो भाषा कौशल के अंतर्गत आता है। इससे पहले भाषा के भाग 1 में आपने जाना था कि भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है और भाषा का महत्व क्या है। तदुपरांत भाग 2 के माध्यम से आपने जाना कि भाषा की विशेषताएं क्या हैं और भाषा के प्रकार के बारे में आपने अध्ययन किया। आज इस क्लास में हम सब भाषा के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि भाषा का स्वरूप क्या है। भाषा का रूप और भाषा का स्वरूप। स्टूडेंट्स, पहले हम जानेंगे कि रूप और स्वरूप में अंतर क्या है, क्योंकि इसे जानना बहुत जरूरी है। भाषा का रूप यानी कि एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूँ इसे, कि जैसे अभी प्रेजेंट क्या रूप है, हमारा आपका क्या अभी रूप है। तो भाषा का जो रूप होता है वो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट है, जो अभी है। और भाषा का स्वरूप के अंतर्गत आता है कि वो भाषा का बदलता हुआ रूप। पहले कुछ और था और भाषा के मिलने जुलने, टूटने फूटने, शब्दों के टूटने फूटने के कारण एक नया रूप आया। तो भाषा के उस तत्व को स्वरूप कहते हैं जो सदैव विकसित होकर आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा का रूप और भाषा के स्वरूप में क्या अंतर है। अब आते हैं कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं और 400 लिपियां मान्यता प्राप्त हैं। यह लिपियां और भाषाएं एक साथ प्रचलन में नहीं आई हैं। इनका विकास धीरे धीरे शब्दों के टूटने फूटने और शब्दों के मिलने के कारण हुआ है। इनसे नवीन भाषाओं का जन्म हुआ जो आगे चलकर भाषा का स्वरूप कहलाए। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ एक और बात क्लियर कर दूं कि जिस तरह से मानव का एक रूप है, एक व्यक्ति का एक रूप है, वो पहले बचपन में जाता है, बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, किशोरावस्था में जाता है, फिर वो युवावस्था में जाता है और फिर वो वृद्धावस्था में जाता है। इस तरह से एक मानव का स्वरूप बदलते रहता है। उसी तरह भाषा की भी अपना एक स्वरूप है और भाषा के इस स्वरूप को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला बोली, दूसरा साहित्यिक भाषा, तीसरा राजभाषा और चौथा राष्ट्रभाषा। आइए इसको डिटेल में जानते हैं कि बोली किसे कहते हैं, साहित्यिक भाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम सब बोली को जानेंगे। जिस भाषा को सामान्य जनता अपनी सहूलियत से उच्चारण करने लगती है, उस भाषा के स्वरूप को बोली कहते हैं। अपनी सहूलियत से यानी उन्हें वो जैसे बोल पाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, आप कभी ऐसे सुने होंगे कि किसी का नाम जो उच्चारण करने में बहुत ही सहज नहीं होता है किसी व्यक्ति के लिए, तो वो व्यक्ति अपने सहजता अनुसार उस नाम का उच्चारण करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे एक अलग उच्चारण होते जाता है और फिर वो एक अस्थायी रूप पकड़ लेता है। ठीक उसी तरह ये शब्दों अनेक प्रकार के शब्दों पे लागू हुए और
इसके अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति जो होते हैं, जो आम पब्लिक है, जनता है, वो अपनी सहूलियत के अनुसार किसी शब्द का उच्चारण करने लगते हैं और वो जिस तरह से सुनते हैं, चाहे वो उच्चारण वो मतलब गलत टाइप से ही सुनते हैं, तो जिस तरह से वो सुनते हैं, फिर वो उसी तरह से उच्चारण करने लगते हैं। तो ये बोली के अंतर्गत आता है क्योंकि फिर वो धीरे-धीरे अस्थायी रूप बना लेते हैं, तो वो बोली के अंतर्गत आता है। जैसे ब्रज भाषा, भोजपुरी, मगही, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, हरियाणवी आदि, ये सब भाषाएं बोली के अंतर्गत मानी जाती हैं। स्टूडेंट्स, हमारे देश में लगभग 600 से 700 बोलियां विद्यमान हैं। बोली को हम देशज यानी कि क्षेत्रीय समूह में बनाई गई भाषा कहते हैं। देशज शब्द जैसे चिड़िया, खिचड़ी, ठठेरा, लोटा आदि। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है कि देशज, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, अर्थतद्भव किसे कहते हैं, इनकी पहचान क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक बार आप अपने नोट्स खोल के देख लीजिएगा, उसका स्टडी कर लीजिएगा। पॉइंट 2, साहित्यिक भाषा। जिस भाषा का स्वरूप बोली से विकसित होकर अपने आप को व्याकरण सम्मत बना लेती है, यानी जिस भाषा के अपने नियम और शर्तें हों और जो अपने व्याकरण के साथ साहित्यिक रचनाएं हुई हों, तो उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। यानी कि जिस भाषा को मान्यता प्राप्त हो जाती है, जिस भाषा में साहित्य की रचना हो जाती है, जो भाषा व्याकरण के साथ व्याकरणिक भाषा बन जाती हैं, वो साहित्यिक भाषा कहलाती है। जैसे अवधी, खड़ी बोली, अंग्रेजी, इन भाषाओं को साहित्यिक भाषा कहते हैं। साहित्यिक भाषा को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा, सुधरी भाषा और परिनिष्ठित भाषा। आइए स्टूडेंट, चलते हैं अगले पॉइंट का अध्ययन करते हैं। राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का प्रयोग किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है, उसे उस राज्य की राजभाषा अथवा शासकीय भाषा कहते हैं। किसी देश की सरकार द्वारा अपने कामकाज, शासन प्रशासन एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य पत्र जिस भाषा में किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। संविधान में वर्णित भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत के संविधान के अंतर्गत अनुसूची 8 के भाग 17 में अनुच्छेद 343 यानी कि 343 से 351 तक, 351 तक राजभाषा और उसके विकास के संदर्भ में पर्याप्त सूचना दी गई है। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। साथ में अंग्रेजी भाषा को भी राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। यानी कि हम अपने ऑफिशियल जितने भी वर्क है उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। यानी हम राजकाज में दोनों भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, जानते हैं कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। जिस भाषा को देश में सबसे अधिक व्यक्ति प्रयोग करते हैं, जो जन भाषा और संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग होती है, उसे राष्ट्रभाषा का पद दिया जाता है। ये जो राष्ट्रभाषा का जिसे दर्जा देते हैं, वो राजभाषा का ही विकसित रूप होता है। यानी कि राजभाषा का विकसित रूप को ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसी भी देश की कुल जनसंख्या का 60 से 70% जनसंख्या जिस भाषा को प्रयोग में लाती है, उस भाषा को समझती है,
तो वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाएगी। स्टूडेंट्स, भारत में लगभग 85% लोग हिंदी जानते हैं और समझते हैं। इस प्रकार भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हो सकती है, लेकिन उसे राजभाषा होने का दर्जा प्राप्त है। तो ये है स्टूडेंट्स भारत के आपके भाषा के स्वरूप। और आज इस भाषा के तीसरे भाग में आपने भाषा के स्वरूप का अध्ययन किया। आई होप यू लव्ड इट। आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, हम एक बार और नए टॉपिक का अध्ययन अपने अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मेरे साथ बढ़ते रहिए। थैंक यू।